हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रीवियस ईयर CISF हेड कांस्टेबल के 12 जून 2016 का एग्ज़ाम पेपर है, प्रीवियस ईयर है। और मिनिस्ट्रियल वाला जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 23 तारीख को, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट है, उसी का प्रीवियस ईयर लेके आया हूँ। और आज हम लोग इसमें हिंदी को कवर करने वाले हैं। सिर्फ हिंदी को इसलिए करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आप बोलोगे तो बाकी के जो भी सेक्शन है वो भी मैं करा दूंगा, और इसके अदर जो और प्रीवियस ईयर हैं वो करा दूंगा। या अगर आप बोलोगे कि कुछ इसी प्रीवियस ईयर के आधार पर आगे आपकी तैयारी, जितने भी 10 दिन बचे हैं या जो भी 15 दिन आप करना चाहते हो, कुल मिला के वैसे 15 ही दिन है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके हिंदी की तैयारी मैं यहाँ पर करा दूंगा। काफ़ी टाइम से हमने क्लास कोई भी यहाँ पर नहीं ली है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था अपने कामों में। तो चलिए जल्दी जल्दी ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं बता दूं आपको कि लास्ट टाइम हमने CRPF के लिए क्लासेस ली थी और बहुत ही अच्छा साबित हुआ वो कंटेंट CRPF वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप भी चाहते हो कि जिस प्रकार से CRPF वालों को अपने एग्ज़ाम में हेल्प मिली थी, उसी तरह से आप लोगों को भी एक हेल्प मिले, अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम को दे पाओ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो शेयर कर देना, और अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, और आगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे फिर से कंटिन्यूसली आपके क्लासेस लेने वाला हूँ। आपके डेली सेशन हुआ करेंगे, टाइमिंग आपको एक फिक्स बता दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर CISF के लिए हिंदी के आपको मॉडल पेपर यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। मॉडल पेपर से मतलब है बिल्कुल डिक्टो जैसा आपका एग्ज़ाम में आने वाला है, उसी टाइप के आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सामान्य हिंदी है, बाकी के पोर्शन भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका है हिंदी। हिंदी को कवर कर लेते हैं। तो हिंदी में हमको दिया है गद्यांश। हम सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे कि आपको आपके एग्ज़ाम में किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है, क्या आपको रणनीति रखनी चाहिए, किस तरह से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो आराम से, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के आधार पर बताता रहूँगा। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको वहाँ पर डिटेल देता रहूँगा। अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एग्ज़ाम में हिंदी का गद्यांश है। हिंदी को आप आराम से पढ़ सकते हो, इंग्लिश वाले में ज़्यादा समय लग जाता है, तो इंग्लिश वाले में थोड़ा दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा जूम करके पढ़ा देता हूँ फटाफट से। वरना सबसे बेस्ट तरीका होता है आपके गद्यांश करने का कि आप सबसे पहले उसके क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद अपने गद्यांश को पढ़ो। उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा दोस्तों, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको हैंड टू हैंड मिलते रहेंगे उसी गद्यांश को पढ़ते टाइम, तो आप जल्दी और कम समय में उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर गद्यांश पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आप 2x पे भी पढ़ सकते हो या वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। किसी की बारात पे है, बारात आगरा पहुंच चुकी थी, बाराती यह सोचकर प्रसन्न थे कि विवाह का आनंद उठाएंगे। देखिए, किसी की बारात है और बारात कहाँ जानी थी, आगरा। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बारात कहाँ जानी थी, तो आगरा। तो हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलना है और बहुत अच्छे से आपको करना है, ठीक। उनके लिए आगरा जाने का एक विशिष्ट आकर्षण था आगरा का ताजमहल, लाल किला तथा अन्य दर्शनीय स्थल। तो आपसे पूछ सकता है कि देखिए, यहाँ पर विशिष्ट शब्द दिया है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आगरा जाने के लिए जो बारातियों का विशिष्ट आकर्षण था वो क्या था। तो आप लोग फटाफट बता दोगे। बारात धर्मशाला में ठहराई गई। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि बारात कहाँ रुकी थी, तो आप बोलोगे धर्मशाला में। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि महंगाई भत्ते की वृद्धि के लिए प्रदर्शन करते हड़ताली श्रमिकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है और अब शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि किस मुद्दे को लेकर क्या हुआ, कौन सी धारा लगी। तो ये आपको पॉइंट नोट डाउन करते चलना है या अंडरलाइन कर लेना है, ठीक। आगे, अतः अब बारात का जुलूस नहीं निकलेगा। जो भी आगे लिखा है, जुलूस नहीं निकलना था या नहीं निकाला जा सकता था, इस तरह से कुछ है। बाराती मन मारकर रह गए, केवल दूल्हा, उसके पिता और भाई समधी के घर गए। बारातियों के भोजन का प्रबंध धर्मशाला में हो गया। तो ये भी पूछ सकता है कि बारातियों के भोजन का प्रबंध कहाँ हुआ था, तो धर्मशाला में। चाहते हुए भी बाराती न तो विवाह समारोह में जा सके और न ही धर्मशाला से
बाहर निकल सके। ये हमने अपना गद्यांश पढ़ लिया, जो भी गद्यांश था। अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या क्या बनने वाले हैं। पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, बारातियों के सम्मुख विशिष्ट आकर्षण क्या था। तो देखिए मैंने आपको वहीं पे नोट डाउन कराया था कि विशिष्ट आकर्षण एक विशिष्ट चीज़ की बात की गई है। तो इस तरह के जो भी आपके कीवर्ड होते हैं उनको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि इस तरह की ही चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन में। तो वही हुआ। तो क्या था, आगरा जाना था या बाराती बनकर जाना, स्वागत सत्कार करवाना या पर्यटन स्थल देखना। तो 76 क्या हो जाएगा, तो कुछ बच्चे लगा देंगे आगरा जाना, पहले ही पढ़ते ही स्टार्टिंग में ही लगा देंगे, लेकिन नहीं। अब देखिए हमारे पास डी ऑप्शन भी एक सुटेबल ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हमसे आगरा जाना, लाल किला देखना, ये सारी चीज़ें बोली गई थी। तो यहाँ सिर्फ एकमात्र आगरा बोला गया है, तो ये नहीं होगा। इसमें आएगा पर्यटन स्थल देखना। मैं आपको पीछे बैक करके भी दिखा देता हूँ, मैंने जहाँ अंडरलाइन किया था ये देखिए। विशिष्ट आकर्षण था आगरा का ताजमहल, लाल किला तथा अन्य दर्शनीय स्थल देखना। तो सारे के सारे लगाएंगे। ए और डी ऑप्शन में क्या आपको डिफरेंस था वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो जल्दबाजी कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से बहुत अच्छे से आपको एग्जाम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, श्रमिक हड़ताल क्यों कर रहे थे। तो ये वाली लाइन भी मैंने नोट डाउन कराई थी। तो पुलिस उन्हें प्रदर्शन से रोक रही थी, तो बिल्कुल नहीं। महंगाई भत्ते की वृद्धि के लिए, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्यों रोक रही थी, महंगाई भत्ते में वृद्धि हो गई थी, तो इसीलिए वहाँ पर श्रमिकों ने हड़ताल की थी और वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, धारा भी लागू की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। तो 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 78 क्वेश्चन, बारात का जुलूस इसलिए नहीं निकला क्योंकि धारा 144 लागू हो गई थी। सीधी सीधी बात है, मैंने ये भी नोट डाउन कराया था आपको। बाराती एकत्र नहीं हुए, ये भी गलत है। समधियों से झगड़ा हो गया, इस तरह की कोई बात नहीं की गई। श्रमिकों और पुलिस में झगड़ा हो गया, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ झड़प हुई थी, इसकी बात की गई थी और धारा 144 लागू थी। तो जुलूस क्यों नहीं निकला, क्योंकि धारा 144 लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, समधियों के घर विवाह के लिए कौन गया था। तो दूल्हा, उसके पिता और भाई गए थे, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बारात के सभी लोग गए, सभी लोग तो वहीं रुक गए थे जो धर्मशाला थी, ना ही उसके बाहर जा सके। दूल्हा और उसके परिजन, तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिया है उसके पिता और भाई 3 ही लोग गए थे, परिजन में और भी आ जाएंगे परिवार वाले। दूल्हा और उसके मित्र, कहीं भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, समधियों ने बारातियों के लिए खाने की व्यवस्था कहाँ की। तो जहाँ वो रुके होंगे, क्या होटल में रुके थे, तो आप बोलोगे नहीं। अपने घर पर रुके थे, बिल्कुल नहीं। धर्मशाला में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जी हाँ, धर्मशाला में रुके थे, ना ही होटल, ना ही घर और ना ही बाजार में। बाजार में कोई रुकने की व्यवस्था होगी, नहीं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे गद्यांश के क्वेश्चन हो गए। कहाँ से हमने कितने क्वेश्चन किए गद्यांश के, आज 5 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर 76 से लेके 80 तक। तो कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। और 5 के 5 मुझे लगता है कि आप लोगों ने सही किए होंगे और आप लेवल चेक कर सकते हो। इस प्रैक्टिस सेट को प्रीवियस ईयर को करने का ये उद्देश्य नहीं है कि ये ही क्वेश्चन आपके आगे पूछे जाएंगे। इसका उद्देश्य ये इतना है कि आप लेवल देख सकते हो कि कितना आसान लेवल है, कितना हार्ड लेवल है, किस स्तर की आपको तैयारी करनी है, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक, अगला आ जाता है वाक्यांशों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त एकल। एकल शब्द बताना है, तो दूर की बात सोचने वाला, यानी कि आप इनको बोलते हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जो दूर की सोचता है वो द्रुतगामी होता है, दूरदर्शी, दूरस्थ या सुदूरवर्ती। तो जो दूर की सोचता है उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं दूरदर्शी। द्रुतगामी क्या होता है, द्रुतगामी होता है जो तेज चलता हो। दूरस्थ होता है जो ज़्यादा डिस्टेंस हो जिनके बीच, जो ज़्यादा दूरी पर हो। और सुदूरवर्ती भी यही होता है जो बिल्कुल लास्ट वाला बिंदु हो, उसको सुदूर वाला बोलते हैं। तो इस तरह से ये भी सारे डिस्टेंस को दर्शाते हैं, लेकिन सोचने वाला क्या होता है, दूरदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरों का भला करने वाला। तो क्या परोपकारी होगा, शुभेच्छु होगा, हितैषी होगा या उपकारी होगा। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नोट डाउन करने लायक क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए।
सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर कैसे मिलेंगे आपको, एकदम ऐसे मिलेंगे कि बिल्कुल जो मिलते जुलते आपस में, इनमें कंफ्यूजन वाला। तो इस आपको प्रैक्टिस सेट में जो प्रीवियस ईयर है ये देखने को मिलेगा कि लेबल तो इजी है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग नेचर है एग्जाम का, तो आपसे यहाँ घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। और ऐसा नहीं है कि यही वाला है, एजेंसी बदल गई है तो आपसे कोई और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो उस एजेंसी के आधार पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। बस क्या चाहिए, आप इसको अच्छे से लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको पसंद आए तो, और आगे की तैयारी के लिए सब्सक्राइब भी कर देना, और एक प्यारी सी कमेंट करके बता देना कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा नीड है, वो ही आपको मिल जाएगी। अगर आप बोलोगे मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जो भी आप बोलोगे उसी के मैं मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, आप लोग के लिए पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हो। तो सबसे पहले बात करें अगर दूसरों का भला करने वाला, तो वो होता है परोपकारी। अगर शुभेच्छु की बात करें तो जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता हो। हितैषी की बात करें जो किसी के भले की, हित की सोचता हो, तो ये क्या हो गए, सोचने वाले। और ये क्या हो गया हमारा, करने वाला, जो उसने किया, भला किया। और उपकारी की बात करें तो यहाँ पर साफ साफ आपको देगा कि उपकार करने वाला, जो उपकार करता है उसको उपकारी बोलते हैं, और जो भला करता है, बात एक ही लगेगी लेकिन जैसे विलोम शब्द में बिल्कुल सटीक लगाया जाता है, इसी तरह से यहाँ पर भी आपको, जब आपको यहाँ पर सिलेक्शन करने की बात की जाए तो वहाँ पर आपको बिल्कुल उपयुक्त लगाना होगा। आगे दिया है, अगला निर्देश है कि उपसर्ग लगाने से बनने वाले सही शब्द। तो आपसे अगर बात की जाए अति प्लस के अंत, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अत्यंत। संधि में भी आपने पढ़ा होगा। सत प्लस के जन क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल इजी है, चाहे आप इनको संधि के क्वेश्चन समझ लीजिए या उपसर्ग मिला के नया शब्द बनाना सोच लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और संधि, दो टॉपिक देखने को मिले हैं, नोट डाउन करते रहिए। आगे चलते हैं। आगे दिया है कि प्रत्यय लगाने से बनने वाले सही विकल्प, तो ये भी आप उपसर्ग प्रत्यय में लगा लो या आप इनको संधि में लगा लो। शरीर प्लस के इक क्या हो जाएगा, शारीरिक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सी होगा। यहाँ पर मात्राओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल गलत है, कोई ना लगाए। बर प्लस के इष्ट की बात की जाए तो वरिष्ठ कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ ठह है, तो ऑप्शन हमारा जो भी हमको विकल्प चुनना है उसमें भी ठह ही आएगा। तो यहाँ पर ठह है, यहाँ पर ठह है और यहाँ पर ठह, तो सी तो सीधा सीधा निकल जाता है। तो वरिष्ठ होगा ना कि वरिष्ठ होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखना ये है वरिष्ठ में छोटी की मात्रा लगती है या बड़ी की। तो देखिए यहाँ पर रह है तो यानी कि ए, और आगे क्या दिया है, ई दिया है, ये छोटी ई, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक ई की मात्रा लगेगी। अगर संधि के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ए हो जाती, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने वरिष्ठ दिया है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। वरिष्ठ कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो ऑप्शन नंबर डी, छोटी की मात्रा वाला, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बहन प्लस के ओई, तो सीधे सीधे आप लगा लोगे क्या हो जाएगा, बहनोई हो जाएगा। लेकिन कौन सा वाला होगा, क्या ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो बहनोई कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संधि वाला रूल नहीं लगाना है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपने संधि की होगी तो उस हिसाब से भी यहाँ पर जैसे कुछ सज्जन ये वगैरह वो लगा सकते हो, लेकिन रूल संधि वाले नहीं लगेंगे, आप इनको जोड़ सकते हो। इतना समझाया था मैंने आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन लोकोक्ति, तो यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय हो गए, नंबर एक टॉपिक। दूसरा उपसर्ग प्रत्यय दो चीज हो गई आपकी। तीसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चौथा आपके गद्यांश हो गया। तो ये सब आप नोट करते रहिए। आपका पांचवा टॉपिक क्या हो जाएगा, मुहावरे और लोकोक्ति। तो बताना है आपको गागर में सागर भरना। तो ये गागर में सागर सीरीज भी चलती है अंकित भाटी सर की, तो उसी से आप समझ सकते हो। वैसे कि हालांकि आपको पता भी होगा कि गागर में सागर क्या होता है। गागर सागर से गागर में पानी भरना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी आपकी। तो चलिए सीधे सीधे मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ कि थोड़े से शब्दों में बड़े भाव या विचार को प्रकट करना क्या हो जाएगा, गागर में सागर भरना। यानी कि गागर कितनी होती है, मान लीजिए कितनी छोटी सी हो जाएगी गागर, और इसमें सागर भरोगे, सागर कितना बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा। तो छोटी चीज़ में बड़ी चीज़ का समावेश क्या कहलाता है, गागर में सागर। जैसे मैं सोच रहा हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो भी मॉडल पेपर चलाने की, कि कम समय में हम ज़्यादा कुछ कवर कर लें, तो उसके लिए आपके रेस्पॉन्स की आवश्यकता है। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ देखने को मिलेगा।
तभी आपके लिए कुछ हो पाएगा, हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला अक्षर भैंस बराबर। तो सीधे सीधे आपको पता होगा, इसमें बताने वाली कोई बात है ही नहीं कि काला अक्षर भैंस बराबर जो अनपढ़ हो, जो लिखे को झूठ माने, काले अक्षर बड़े लगे या बिना सोचे अर्थ करने वाला, तो सीधे सीधे आप लगा दोगे 89 का है काले अक्षर भैंस बराबर। 90 क्वेश्चन आ जाता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सीधेपन से काम नहीं चलता, टेढ़ी उंगली वाला घी जल्दी निकाल लेता है, घी उंगली में जरूर लगता है या घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो क्या सीधेपन से काम नहीं चलता। देख सकते हो कि कितना आसान यहाँ पर लेवल आपके लिए होने वाला है CISF का। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो भी बच्चे यहाँ पर CISF का पेपर देने वाले हैं, टाइपिंग जरूर करते रहना। जो भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होते हैं टाइपिंग में ही होते हैं। अभी CRPF की टाइपिंग हुई थी, CRPF की टाइपिंग में लगभग कितने 85% के आसपास बच्चे टाइपिंग में ही डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर अभी तक टाइपिंग नहीं की है, तो ये बिल्कुल ना सोचें कि जब हमारा रिजल्ट आएगा तभी हम टाइपिंग देंगे। CRPF में भी आप लोगों ने देखा कि आपके रिजल्ट के साथ साथ टाइपिंग की डेट भी उन्होंने अनाउंस कर दी थी। अभी से टाइपिंग करते रहना, हालांकि आप एग्ज़ाम देने के बाद समझ जाओगे कि कैसा रहा, कितना अच्छा गया। हमारे लोकोक्ति हो गई, 5 टॉपिक हो गए थे आई थिंक। तो ये 6 टॉपिक हो जाएगा हमारा मुहावरे का। आंखें खुलने का अर्थ क्या होता है कि सही बात समझ में आना। तो 91 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 92। यहाँ पर दिया गया है कोल्हू का बैल। तो कोल्हू का बैल क्या होता है, ऐसा बैल जो कोल्हू चलाए, बेइज्जती करना या दिन रात परिश्रम या दर दर भटकना। तो ऑप्शन नंबर सी, दिन रात परिश्रम करने का मतलब क्या हो जाएगा, कोल्हू का बैल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मुट्ठी गरम करना। तो मुट्ठी गरम करने का क्या होता है, अपमान करना, बिल्कुल नहीं। रिश्वत देना, बिल्कुल करेक्ट। हाथ तोड़ देना भी नहीं होगा और मुट्ठी पर आग रखना भी बिल्कुल नहीं होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर हमारा। आगे आ जाते हैं हमारे निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के लिए 3 विकल्प शब्द से संबंधित हैं और 1 विकल्प असंबंधित। तो यानी कि आपको बताना है कि 94 में अंक आपको एक शब्द दिया गया है और 3 इसके अर्थ हैं, इसी से संबंधित अर्थ हैं, 1 नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर नहीं होगा वो बताना है। तो अंक का एक अर्थ गोद भी होता है, नाटक का विभाजन यानी कि नाटक में भाग होते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा। तो जो नाटक का हिस्सा होता है उसको भी अंक बोला जाता है। तीसरा, अंक संख्या भी होती हैं, 1 2 3 4, ये सभी अंक हैं। तो क्या नहीं होगा, गणित। अंक का अर्थ गणित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 95। अर्थ। अर्थ का आपको बताना है क्या अर्थ पाप होता है, धन, आशय, प्रयोजन। कि आपकी बात का क्या अर्थ है। तो आशय हो जाएगा, प्रयोजन हो जाएगा कि किस प्रयोजन से इसने ये बात कही। तो ये हो जाएंगे, धन भी होता है अर्थ का मतलब, लेकिन पाप यहाँ पर नहीं होगा। तो जो नहीं होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कि अर्थ का मतलब पाप से संबंधित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संबंध बोधक को चुनिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए बताना है कि भूख प्यास के उसकी दशा बहुत खराब हो गई। तो भूख प्यास के क्या, तो यहाँ पर क्या बोलते हो आप, भूख प्यास के मारे उसकी दशा क्या हो गई, बिल्कुल खराब। तो देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में दिया है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है मारे। क्या भूख प्यास के लिए हमारी दशा खराब हो गई, इस तरह से होगा सहारे या उपयुक्त। तो सबसे जो सुइटेबल यहाँ पर होगा तो भूख प्यास के मारे, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कानून के उसकी कार्यवाही सही थी। इस कानून के बाहर, भीतर, अनुसार, यहाँ पर आपको एक दिख नहीं रहा। तो इन्हीं में से हम देख लेते हैं क्या होगा कि क्या हमारा यहाँ पर उत्तर मिल रहा है इन 3 ऑप्शन से या नहीं। तो इस कानून के अनुसार, ना ही कानून के बाहर। अगर कानून के बाहर होता कोई काम तो कार्यवाही सही नहीं होती। तो उसकी कार्यवाही सही थी, तो इस कानून के अनुसार। अगला क्वेश्चन है,
बहुत अनुनय विनय के, अनुनय विनय करोगे तो उसके क्या, तो अनुनय विनय के उपरांत भी उसके माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा। तो 98 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द, तो यहाँ भी वही आपको देखने को मिल रहा है। तो ना ही आपके समास हैं, ना ही यहाँ पर विलोम शब्द हैं, ना ही पर्यायवाची शब्द है, ना ही अनेकार्थी शब्द हैं। यहाँ पर कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा, ना ही सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। मतलब इतना छोटा सिलेबस यहाँ पर आपको मिला है। अगर आप बोलोगे कि डिटेल्ड में मैं सिलेबस की एक वीडियो बनाऊं, तो वो मैं आपके लिए टॉपिक वाइज कि किस किस टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए पुटअप होंगे, तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। बस थोड़ा प्यार देना, वीडियो को शेयर कर देना जरूर, जिससे सभी को पता चल जाए, और लाइक कर देना पक्का अगर पसंद आए तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विधि का यही है क्या? विधि का विधान होता है, विधि का यही विधान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। नेक्स्ट और यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैसी है कि निर्धन और धनी, निर्बल से सबल, युवक और वृद्ध सभी वर्तमान में असंतुष्ट हैं। तो कैसी दुविधा है, विपत्ति है, वेदना या विडंबना? देखिए ये कोई दुविधा नहीं है, दुविधा होती है कोई परेशानी, कोई समस्या जिसमें व्यक्ति फंस जाए। लेकिन ये क्या है, एक आम बात है, यानी कि जनरल बात है जो सब पर लागू होती है कि कैसी विडंबना है। तो उपयुक्त शब्द क्या होगा? विडंबना। और एक सही बात है कि कैसी विडंबना है कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक और वृद्ध सभी वर्तमान से असंतुष्ट हैं। बिल्कुल सही बात है, एकदम जेन्युइन चीज है। तो यहाँ पर आपके मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए जो भी आपके हिंदी के क्वेश्चन थे। अब आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप फटाफट से लाइक करके और इसको शेयर कर देना, जिससे कि और बच्चों को भी पता चले जो भी आपके ग्रुप्स हैं। और आगे की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना कि आपको किस चीज़ की नीड है और किस तरह से आप चाहते हो अपनी तैयारी को, या फिर जो मैं सोच रहा हूँ आपके लिए मॉडल पेपर वो ही आपके लिए रहेगा, या आपको मैथ की क्लास चाहिए, जो भी आपको नीड हो वो यहाँ पर एक बार प्यारी सी कमेंट करके आप ज़रूर बता देना, सभी का रिप्लाई मिलेगा यहाँ पे। तो फटाफट से मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपनी तैयारी करते रहिए, ज़्यादा इधर उधर ना दौड़िए, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, जो हम आपको कराएं वो कर लीजिए, उसी में से आपको कहीं ना कहीं 50% 70% जितना भी आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए समय कम है, इसलिए आपसे मैं कोई यहाँ पर निश्चित वादा नहीं कर सकता। अगर समय रहते हम आपकी तैयारी कराते, तब मैं आपको पक्का कहता कि 85% तो यहाँ से मिलना था आपका, 85 प्लस ही जाता, उससे नीचे नहीं। आप वन विभाग उठा करके देख सकते हो, जब हमने वन विभाग की तैयारी कराई थी। आप सीआरपीएफ को उठा के देख सकते हो, जब आपको सीआरपीएफ की तैयारी कराई थी। और आपसे मैं बता दूं कि सीआरपीएफ के जो मैंने यहाँ पर हिंदी के प्रैक्टिस सेट, मैथ के प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं, बहुत ही आपके लिए उपयुक्त रहेंगे। एक बार उनको भी पढ़ के देख लीजिए। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है, दोनों मिनिस्ट्रियल के एग्जाम है, मिनिस्ट्रियल की ही तैयारी कराई थी। और सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सब फोर्स लाइन के एग्जाम और सभी मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल के ही हैं। तो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता ही है, सेम लेवल रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा। तो एक बार आप उनको उठा करके देख जरूर लेना, पीछे वीडियो मिल जाएंगी आपको, यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जा कर के देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।